गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 15 दिसंबर 2023 के इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एनालिसिस। और जो पहला आर्टिकल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो है पेज नंबर 1 से, डे आफ्टर सिक्योरिटी ब्रीच टर्मोइल इन पार्लियामेंट, 14 अपोजिशन एमपी सस्पेंडेड फॉर रिमाइंडर ऑफ सेशन। क्या बोल रहे हैं? वैसे तो ये हमारे लिए जीएस पेपर 2 में इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रीलिम्स बेस की इट्स नॉट ए वेरी इंपॉर्टेंट। तो जीएस पेपर 2 के अंदर भी देखा जाए तो यहाँ पर बात हो रही है कि किस प्रकार जो अपोजिशन के कुछ एमपीज थे जिन्होंने थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट जाहिर किया, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। 14 ऐसे अपोजिशन के एमपीज हैं जिनको यहाँ पर सस्पेंड किया गया है। इनमें से 13 ऐसे एमपी हैं जो लोकसभा से थे। आप ये मत सोचिएगा कि ये सस्पेंशन हुआ है जो कल 13 दिसंबर को हमने परसों के दिन पे जो हमने देखा था कि ऑल राइट जो हमला हुआ है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक गलत तरीके से जो 2 लोग अंदर घुस आए थे और उसके बाद जो उन्होंने अपनी हरकतें दिखाई, गैसेस वगैरह निकाली, कि उसके बिहाफ में हो रहा है। नहीं, ऐसा ये पहली बार नहीं हो रहा है। 2019 से लेकर जो डाटा प्रोवाइड किया गया है 2023 तक का, अब तक 71 टाइम्स, 71 बार ऐसा हो चुका है कि यहाँ से जो अपोजिशन के एमपी हैं उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। अब इनको सस्पेंड कितने टाइम के लिए किया गया है? पूरे विंटर सेशन के लिए। जितना विंटर सेशन अभी बचा हुआ है उस विंटर सेशन में ये लोग सस्पेंड होंगे। बजट सेशन में ये लोग दोबारा से जाहिर या जो प्रेजेंट है वो हो सकते हैं। तो इनका सस्पेंशन इस प्रकार से कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। ऐसा कुछ सवाल आ सकता है फेडरलिज्म पे या फिर इन पावर्स के ऊपर, तो उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा रेडी रहना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल जो है वो बात कर रहा है, आफ्टर ट्रूप्स रिमूवल डिमांड मालदीव सेज एंडिंग पैक्ट विद इंडिया ऑन वाटर सर्वे। देखिए, पहले ही हमें पता है 2 महीने पहले, ऑलमोस्ट 2 महीने पहले जब से हम न्यूज़पेपर करते आ रहे हैं, डेली का हम न्यूज़पेपर बनाते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो अक्टूबर महीने में एक ऐसा हुआ था कि मालदीव्स के अंदर इलेक्शन चल रहे थे। सभी का ध्यान मालदीव्स के अंदर था। इवन सी राजा मोहन जी द्वारा तो एक पूरा का पूरा एडिटोरियल वहाँ पे लिखा गया था। सी राजा मोहन क्यों लिखा गया था? क्योंकि हम देख रहे थे कि इंडिया के लिए मालदीव्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। क्यों इंपॉर्टेंट प्लेस है? क्योंकि हमें पता है कि मालदीव्स एक ऐसी जगह है जहाँ से इंडिया को पे हमला ज़्यादा पास में है किया जा सकता है। खासकर जब चाइना अपनी सबमरीन अटैकर जो सबमरीन है वो मालदीव्स के पास लेके आ जाए। तो अगर हम बात करें कि मालदीव्स है कहाँ, तो हम पाएंगे कि अगर इंडिया की लोकेशन को हम इस प्रकार से देखते हैं तो इधर हम पाएंगे कि मालदीव्स ऑलमोस्ट यहाँ पर है। और ये जो मालदीव्स होगा, यहाँ से इंडिया पे हमला करना इज़ वेरी, बहुत ही आसान। इतना बड़ा नहीं है मालदीव्स, लेकिन इस तरीके से बहुत आसान हो जाता है इंडिया के ऊपर कोई भी यहाँ पर अगर हमला करना हो, अटैक करना हो, खासकर किसी दूसरी कंट्री द्वारा। अब क्योंकि ये सिचुएशंस है और क्योंकि श्रीलंका पे हम देख चुके हैं कि कैसे चाइना का इन्फ्लुएंस होने पे इंडिया के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, तो इसीलिए इंडिया चाहता था कि मालदीव्स जो है वो थोड़ा सा अंडर कंट्रोल में रहे। उसको बहुत सारी हेल्प दे रहा है, पैसे दे रहा है, ऐड दे रहा है, सब कुछ इंडिया ने किया। और यहाँ पर 2 कैंडिडेट उठे इलेक्शन के लिए 2 महीने पहले। पहले जो कैंडिडेट थे उनका नाम था इब्राहिम, और जो दूसरे कैंडिडेट यहाँ पे थे जिन्होंने अब अपनी गवर्नमेंट यहाँ पे बना चुके हैं, पहले जो वो है प्रेसिडेंट मोहम्मद मौइजू। इनकी जो पार्टी है मोहम्मद मौइजू की, इन्होंने अभी एक जो हमारा जो इनका कैंडिडेटर ही था, यानी कि जो कैंडिडेट थे प्रेसिडेंट ये बने हुए, इन्होंने इसी बात पे पूरा का पूरा इलेक्शन लड़ा है कि जो भारत के सैनिक मालदीव्स के अंदर हैं उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। और इंडिया के ये अगेंस्ट है। इनका पूरा नारा ही इंडिया आउट को लेकर था। तो ये जो इंडिया आउट था ये इनका चल भी गया, शायद वहाँ के लोग भी चाहते थे, और इसी वजह से ये जीत गए। और जीतने के बाद सबसे पहले जो इन्होंने शपथ ग्रहण करते हुए काम किया वो किया कि इंडिया के जो हमारी तरफ से राजनाथ सिंह जो यहाँ पर गए हुए थे, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है, उनसे रिक्वेस्ट की कि अब मालदीव्स को इंडिया के सैनिकों की ज़रूरत नहीं है, आप उनको ले जाइए। इंडिया ने भी इस पर प्रतिक्रिया की, उन्होंने भी अपने सैनिकों को वापस बुला लिया।
नाउ अब क्या सिचुएशन है। अब सिचुएशन ये है कि अब इन्होंने जो एक हमने प्रोजेक्ट किया हुआ था कि मालदीव्स के सराउंडिंग हम लोग जो भी पूरा का पूरा वाटर है यानी कि हाइड्रोलॉजिकल सर्वे करेंगे, इसकी परमिशन दी गई थी पिछली गवर्नमेंट के द्वारा, इब्राहिम मोहम्मद सोलिद द्वारा, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ 2019 में। लेकिन इन्होंने अब इसको एंड कर दिया है। पहला एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो बायलैटरल था और इन्होंने पहले अपनी गवर्नमेंट आने के बाद इसको एंड किया है। तो ये ऑफ कोर्स इट्स नॉट गुड फॉर इंडिया। ऐसा इंडिया के लिए बहुत अच्छा नहीं है, हमारे अच्छे संबंध नहीं रहेंगे इस कंट्री के लिए। तो चाइना के पास बहुत बड़ा मौका मिल जाएगा कि वो इसको इन्फ्लुएंस में ले सके। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट आर्टिकल 370 वर्डिक्ट एंड द वर्ल्ड। सुभाजीत राय इस आर्टिकल को लिखते हैं और बताते हैं कि कैसे हिस्ट्री रही है। आर्टिकल 370 जब स्क्रैप हुआ था, जब उसको हटा दिया गया था, उससे लेके अभी तक हिस्ट्री हमारी कैसी रही है। जीएस पेपर 2 में अगेन मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। और मुझे ये लगता है कि क्योंकि ये बहुत ही न्यूज़ में रह रहा है 2-3 साल से, तो आपसे आर्टिकल 370 पे सवाल पूछे ना पूछे, लेकिन फेडरलिज्म के ऊपर मेंस में सवाल जरूर पूछा जा सकता है। ऐसा ही कुछ सवाल आपको प्रीलिम्स में भी दिखेगा, क्योंकि पीवाईक्यूज में भी अगर आप देखेंगे तो ऐसे सवाल आए हैं फेडरलिज्म से रिलेटेड। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से करिएगा। चलिए अब बात करते हैं सुभाजीत राय क्या बोलते हैं। सुभाजीत राय स्टार्टिंग से बताते हैं कि किस प्रकार जो दिसंबर 11 को ये जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि ठीक है, ये जो आर्टिकल 370 को हटाया गया था, इसके पिटीशन लगाई थी 8 लोगों ने और सुप्रीम कोर्ट को ये सवाल पूछा था कि बताइए जो ये पिटीशन के दौरान ये हटाया गया है आर्टिकल, ये उचित है या नहीं है। क्या आपके जो जम्मू कश्मीर है या कश्मीर जो था उसके पास कुछ इंटरनल सॉवरेनिटी नहीं थी। तो ये सब करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन का जवाब दिया। 5 जजेस का यहाँ पे बेंच बैठा था। सीजीआई जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, वो भी यहाँ पर बैठे हुए थे और इन सब ने यूनानिमसली यानी सर्वसम्मति के साथ ये बात बोली कि हाँ, जो फैसला लिया गया था वो ठीक था, उसके प्रोसीजर में कोई कमी नहीं थी। संविधान में लिखा हुआ है कि ये जो टेम्परेरी नेचर का था, उसके ऊपर का टाइटल ही टेम्परेरी नेचर, और ये एक एग्जाम्पल था एसिमेट्रिक फेडरलिज्म का। तो एसिमेट्रिक फेडरलिज्म क्या होता है और फेडरलिज्म क्या होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर भी एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं कि एसिमेट्रिक का मतलब होता है जहां पर पावर फेडरलिज्म के अंदर, फेडरलिज्म क्या होता है, यूनियन और स्टेट के बीच की पावर्स का जो भी उनका रिश्ता है वो किस प्रकार का है, ये होता है फेडरलिज्म। यानी कि एक में सेंटर, सिर्फ सेंटर नहीं है बल्कि वहां पे स्टेट्स बनाई गई है, प्रोविंसेस बनाई गई है, ये होता है फेडरलिज्म। एसिमेट्रिक का मतलब है कि एक स्टेट से आपका रिश्ता अलग तरीके का, दूसरी स्टेट से आपका रिश्ता अलग तरीके का, ये हो जाता है एसिमेट्रिकलिज्म, राइट। तो ये हमारे इंडिया में थोड़ा बहुत इसका देखने को मिलेगा। ऐसा एक आर्टिकल भी लिखा गया है डीवाई चंद्रचूड़ जी द्वारा, तो उसको भी हम देखेंगे कि एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म का क्या मतलब है। फिलहाल चलते हैं कि पाकिस्तान जब ये 2019 में हटाया गया था, 5 अगस्त का वो दिन था, उस दिन से लेकर अभी तक अलग अलग देशों का, अलग अलग कंट्रीज़ का और इंडिया का स्टैंड अभी तक ऐसा कैसे बन पाया। सबसे पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान के क्या रिएक्शन थे। पाकिस्तान में उस समय जो आपके प्राइम मिनिस्टर थे वो थे इमरान खान, और इमरान खान ने इस चीज़ के ऊपर बहुत ही कड़े निंदाजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने बार बार इस मुद्दे को उठाया, यूएन की सिक्योरिटी के लिए जो जनरल असेंबली है वहाँ तक, यहाँ तक बात को पहुँचाया चाइना की मदद से, और इस पे बार बार इसको गलत बताया। हालांकि वो कहते हैं कि इंडिया का जो संविधान है वो जम्मू कश्मीर के ऊपर उसकी प्राइमेसी नहीं होनी चाहिए, वो एक अलग चीज़ है। चाइना ने भी रिकॉग्नाइज किया कि ये जो यूटी बनाई गई है लद्दाख की, ये इंडिया ने गलत बनाई है, क्योंकि लद्दाख का जो एक हिस्सा है उसके ऊपर चाइना की सॉवरेनिटी है और वो चाइना का भाग है। तो इंडिया उसको जब अपना भाग बोल रहा है तो ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। उसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन है, यानी कि ऐसी कोऑपरेशंस, ऐसी इस्लामिक कंट्रीज़ की ऑर्गेनाइजेशन जो उन्होंने बना रखी है, उसने यहाँ पर इसके खिलाफ बात की। कह रहे हैं कि इलीगल था, बिल्कुल भी लीगल नहीं था, इसमें कोई भी इस तरीके से यूनिलैटरल मेजर्स वगैरह नहीं टेके गए हैं। और न्यू दिल्ली को रिस्पॉन्स करते हुए ओआईसी ने यह भी बताया कि कैसे यहाँ पर जो ह्यूमन राइट्स है उनको वायलेट किया गया है, उनको तोड़ा गया है, मानव के जो अधिकार हैं उनको यहाँ पर तोड़ रहे हैं।
4 साल हो गए हैं। पाक एंड मुस्लिम वर्ल्ड की बात करें तो हम देख ही चुके हैं कि वो लोग बिल्कुल खिलाफ है, लेकिन मोदी जी यहाँ पर 2019 में जाते हैं यूएसए की तरफ, यहाँ पर वहाँ से होते हुए यूएई जाते हैं, सऊदी अरेबिया जाते हैं। तो यूएई उसी समय के अंदर जो अभी दुबई के अंदर आपका ये चल रहा है COP28, उसी यूएई का वो भाग है। और उसी यूएई के जो क्राउन प्रिंस है जिनका नाम है शेख मोहम्मद बिन जयाद अल नहान, वो अबू धाबी के अंदर यहाँ पर प्रधानमंत्री से मिलते हैं और उनको यूएई का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है वो इनको दिया जाता है। यानी कि अगर हम बात करें तो यूएई आर्टिकल 370 से कोई भी यहाँ पर ऐसा नहीं रखते कि उन्होंने गलत किया है, नहीं। सऊदी अरेबिया को देखें तो सऊदी अरेबिया बोलता है खुद एक इस्लामिक या मुस्लिम कंट्री होने के बाद कि ये भारत का खुद का इंटरनल मैटर है, यानी ये भारत का खुद का अंतरीय जो आप कह सकते हैं मुद्दा वो वहाँ पर है और वो उसको उनको ही हैंडल करना चाहिए। यही सेम स्टेटमेंट इंडिया की तरफ से थी जब यूएसए यहाँ पर बीच में आने की कोशिश करता है कि चलिए मैं एज ए मीडिएटर बन जाता हूँ पाकिस्तान के और आपके बीच में। तो भारत साफ साफ बोलता है कि ये दोनों कंट्रीज ऐसी हैं जो कि खुद में इंडिपेंडेंट है और हम दोनों कंट्रीज आपस में बात कर सकती हैं और ये जो भी मुद्दा हुआ है वो पूरा का पूरा इंडिया का इंटरनल मैटर है, कोई भी उसके अंदर ना आए। वेस्टर्न कंट्रीज की बात की जाए तो वेस्टर्न कंट्रीज ने ज़्यादा यहाँ पर स्टेटमेंट्स नहीं दी, जैसे यूएसए एंड ईयू की बात करें तो, लेकिन उन्होंने अपने खुद के जो सिविलियंस हैं उनको बोला कि आप लोग अभी जो वैली है कश्मीर की वैली वहाँ पर ना जाए, वहाँ की सिचुएशंस जो है वो ख़राब हो सकती हैं। तो ज़्यादा स्टैंड उनका कुछ ऐसा था नहीं। इंडिया की फिर से डिप्लोमेसी की बात करें तो फॉरेन मिनिस्टर सेक्रेटरी जो हमारे रहे या फॉरेन सेक्रेटरी, फॉरेन मिनिस्टर हमें पता है तभी भी एस जयशंकर थे, आज भी एस जयशंकर हैं। अगर फॉरेन सेक्रेटरी की बात करें तो विजय गोखले उस टाइम पे थे और उन्होंने न्यू दिल्ली में रहते हुए जितनी भी यूनाइटेड नेशंस की आपकी सिक्योरिटी की जो काउंसिल है उसके अंदर जाकर ये बात बोली कि ये इंडिया का बिल्कुल इंटरनल मैटर है और बिल्कुल ये जो भी चीज़ लिया गया है प्रोसीजर से लिया गया है, लीगल किया गया है, कोई भी इसके अंदर इस प्रकार का कुछ भी ऐसा नहीं किया गया है जो कि अमानवीय हो, या जो भी हम इंडिया के ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं, न्यू दिल्ली के ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं वो बिल्कुल भी सच नहीं है। हमें पता है कि यूनाइटेड नेशंस की जो, और यहीं पे जो हमारे मिनिस्टर थे उस टाइम पे, हमें पता है कि यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें टोटल 15 मेंबर है, वो यहाँ पर जाते हैं। पहले वो जो 5 परमानेंट मेंबर है जिसके अंदर आपके आते हैं यहाँ पर यूएस, सेकंड होता है यहाँ पे यूके, थर्ड है जापान, फोर्थ वन इज़ चाइना एंड फिफ्थ इज़ फ्रांस। तो ये जो 5 कंट्रीज़ हैं, इन 5 कंट्रीज से यहाँ पर मिलते हैं 5 परमानेंट मेंबर्स की तरह, और जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर है यानी कि अभी तक ना ही उनके पास वीटो पावर है, इन 5 कंट्री के पास वीटो पावर होती है लेकिन इन 10 के पास ना वीटो पावर होती है और ना ही ये परमानेंट है, इन सबसे अलग अलग मिले। और फ्रांस के साथ इंडिया के जो रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे किए। हमारे प्रधानमंत्री ने G7 का समिट हुआ था, वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, वहाँ पर वो जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं उनके साथ वो मिलते हैं जो कि इमैनुअल मैक्रोन है, इमैनुअल मैक्रोन, उनके साथ यहाँ पर मीटिंग की जाती है और उनको बताया जाता है कि किस प्रकार से जो जम्मू कश्मीर का इशू हुआ है वो वायलेंस नहीं करता है, ऐसा कोई वायलेंस वहाँ पर नहीं है। फिर वो G7 के बाद फिर से पहले फ्रांस जाते हैं, फिर यूएई जाते हैं, फिर बहरान जाते हैं और अबू धाबी में फिर उनको क्राउन का जो प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जयाद अल नहान है वो उनको यूएई के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड के साथ प्रेजेंट करता है। इसके अलावा सितंबर 26 की ये बात है जब सार्क के फॉरेन मिनिस्टर्स यहाँ पर आकर इंडिया के अंदर मिलते हैं, लेकिन उस समय जो कुरैशी हमारे यहाँ पर हैं वो इस मीटिंग में भाग नहीं लेते और ना ही यहाँ पर भाग लिया जाता है पाकिस्तान के काउंटर पार्ट का। मैं आपको बता दूं कि सार्क जो है वो होती है साउथ एशियाज एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन और इसके अंदर टोटल 8 मेंबर्स हैं जो कि साउथ एशिया से ही रिलेटेड हैं। अगर मैं वहाँ पर हेडक्वार्टर की एक्स्ट्रा आपको बात बताऊं तो यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर एक नेपाल के अंदर काठमांडू के अंदर सिचुएटेड किया गया है। तो इंडिया भी इसका एक पार्ट है, पाकिस्तान भी इसका पार्ट है। मैं आपको बताऊँ तो चाइना भी इसका भाग है, लेकिन चाइना ने भी यहाँ पर इस मीटिंग को उस समय पर अटेंड नहीं किया। लेकिन
आज जो दिसंबर 2023 की बात आई है, पूरे 4 साल बीत चुके हैं इस बात को, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे मोहर लगा दी है कि ये जो भी हुआ था वो बिल्कुल ठीक था, ऐसा कोई चीज़ में गड़बड़ नहीं की गई थी। चैलेंज अभी न्यू दिल्ली के लिए ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को इलेक्शन करने की बात कही है कि सितंबर 2024 तक आप लोग जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन करवाएं। ये गवर्नमेंट के लिए थोड़ा सा चैलेंज की बात हो सकती है। इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक कमेटी की बात करें तो उन्होंने भी टूर लेने की बात की है कि जम्मू कश्मीर में वो गवर्नमेंट के अलावा आगे 4 सालों में देखेंगे कि क्या क्या वहाँ पे डेवलपमेंट किया गया है, क्या क्या यहाँ पे बातें हुई हैं। पाकिस्तान अभी भी इसी जिद पे अड़ा हुआ है कि पाकिस्तान में जो खुद के नेशनल इलेक्शन होने वाले हैं फरवरी के अंदर अगले साल, वो अभी जस्ट इंडिया के खुद के इलेक्शन अप्रैल मई के आगे हैं, और इसी वजह से वो भी अड़े हुए हैं कि देखते हैं उसके बाद ही हम एंगेजमेंट करेंगे। अभी तक उनकी तरफ से कोई भी ऐसा इस मुद्दे के ऊपर टिप्पणी नहीं आ रही है, या फिर हालात जो है वो सुधरते हुए नहीं दिख रहे हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है एसिमेट्रिक फेडरलिज्म। ऊपर हमने बात किया अगेन जीएस पेपर, ये तो मेंस के पेपर में बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल ये क्वेश्चन ऐसा कैसा आ सकता है, व्हाट इज एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म, कुछ एग्जांपल्स दीजिए इंडिया के स्टेट में कहाँ कहाँ पे अभी तक इंडिया में उसको यूज़ किया गया है। तो ये सब डिवाइड चंद्रचूड़ जी द्वारा यहाँ पे बताते हैं कि देखिए इंडिया का जो फेडरलिज्म है ना, वो जरूरी नहीं है आपका सिमेट्रिकल हो। जैसे हम बात कर रहे थे कि 370 की, आर्टिकल 370 इकलौता ऐसा आर्टिकल नहीं है जो ये सिमेट्रिकल फेडरलिज्म में आता था, जो किसी स्टेट को किसी दूसरी स्टेट से ज़्यादा पावर देता था, बल्कि यहाँ पर आर्टिकल 371 इज ऑल्सो ए पार्ट। आप लोगों को पता होगा कि काफ़ी ऐसे स्टेट है नॉर्थ ईस्ट में, जैसे नागालैंड है, मिजोरम है, जहाँ पर अगर आपको अंदर जाना है, मेघालय खासकर, तो आप लोगों को परमिट सिस्टम लेना पड़ता है, बाहर से ही पहले परमिट बनवाना पड़ता है, काइंड ऑफ वीजा टाइप होता है कि इतने दिन में यहाँ से वापस आ जाएंगे। सेम यहाँ पर रूल्स है। रीजनल जो वहाँ के लोग हैं, मिजो और खासकर नागा, उन लोगों को कोई भी सेंटर, जो कंकरेंट लिस्ट हमारी होती है शेड्यूल 7 के अंदर, जो स्टेट सेंटर और कंकरेंट लिस्ट बनाई गई है, जिसके अंदर ये बात बोली गई है कि किस स्टेट के पास कितनी पावर होगी, इस यूनियन के पास कितनी पावर होगी, और जहाँ भी स्टेट अपना कोई कानून बनवाना चाहता है और वहाँ पर कॉन्क्रीट लिस्ट में वो मुद्दा है, तो हमेशा सेंटर के साथ अगर कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है तो सेंटर का कानून यहाँ पर ज़्यादा चलेगा। तो यूनियन को थोड़ा सा टिल्ट दी गई है, पावर थोड़ी सी ज़्यादा मिली है। अब अगर यहाँ पे बात की जाए कि नागा और मेजो के केस में ऐसा नहीं है, जहाँ पर भी नागा और मेजो जो है वहाँ के रिलीजन की बात आएगी, धर्म की बात आएगी खासकर, तो वहीं पर स्टेट का रिलीजन कोई इंटरफेरेंस सेंटर की तरफ से उसमें नहीं की जा सकती और स्टेट का यहाँ पर परविल करेगा। अब संविधान में इसको एक सेक्शन के अंदर रखा गया है, इन दोनों आर्टिकल्स को। उस सेक्शन का नाम है टेम्पररी, यानी एक तो ये बिल्कुल भी परमानेंट नहीं होंगे, कुछ समय के लिए होगा। दूसरा है ट्रांजिशनल, कि इसको चेंज किया जा सकता है, इसका ट्रांजिशन किया जा सकता है, तो इट्स नॉट टेम्पररी। एंड स्पेशल प्रोविजंस, तो स्पेशल यानी कि जो कि विशेष है और किसी के पास नहीं है, प्रोविजंस जो प्रोविजंस होते हैं। तो ये इस टाइटल के अंतर्गत इनको रखा गया है, टेम्पररी, ट्रांजिशनल। और इनको माना गया था कि जब तक हालात ठीक नहीं होते, सिचुएशन थोड़ी सी खराब चल रही थी इन स्टेट्स के अंदर ड्यू टू वॉर, तब तक इसको रखना है और फिर इनको हटा देना है। और इसीलिए यहाँ पर मुद्दा उठ रहा है कि बाद में क्या आर्टिकल 371 को भी यहाँ से हटा देना चाहिए। तो खैर ये हमारे पास जस्ट एक एग्जांपल था, हमें पता होना चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म के और क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम बात करें तो ट्राइबल स्टेट्स के भी कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जिनके पास गवर्नर का अलग से समाधान बनाया हुआ है। तो बहुत सारे संविधान में आपको ऐसे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। शेड्यूल 5 के अंदर हम देख सकते हैं, शेड्यूल 6 के अंदर हम देख सकते हैं कि कैसे ट्राइबल स्टेट्स के लिए यहाँ पर कुछ अलग अलग, जैसे कि यहाँ पर कौन कौन सी 4 स्टेट होती हैं। तो असम यहाँ पे होता है, त्रिपुरा होता है, मेघालय होता है एंड मणिपुर। तो यहाँ पे 4 स्टेट्स को हम देख पाएंगे। इसमें अंदर यहाँ पर 8 स्टेट्स होंगी, जो कि बढ़ाकर 10 स्टेट्स कर दी थी। तो थोड़ा थोड़ा सा बदलाव किया गया, जिस स्टेट में जिस चीज़ की ज़्यादा जरूरत है उसी हिसाब से यहाँ पर कानून बनाए गए हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट अलो सर्वे ऑफ मथुरा ईदगाह करंट प्ली एज ओल्ड डिस्प्यूट। क्या बोल रहे हैं देखिए, ये आपकी बार साल में तीसरा ऐसा केस आ रहा है जो काफ़ी मिलता जुलता है। पहला केस है राम मंदिर का।
सभी लोग जानते हैं कि जो राम मंदिर के और जो ये बाबरी मस्जिद का इशू था, वो इशू यहाँ पर सेटल हो गया और राम मंदिर को वहाँ पर बनने की परमिशन दे दी गई। यूपी के अंदर की बात है। फिर से यहाँ पर सेकंड जो आता है वो इशू होता है देवयापी मॉस्क। देवयापी जो मॉस्क के बारे में यहाँ पे बात हुई थी, उस पर फिर से क्वेश्चन मार्क उठा कि नहीं, यहाँ पे तो नीचे इसमें शिवलिंग है। यहाँ पर शिवलिंग की बात की गई थी कि ये जो मॉस्क है ये एक हिंदू टेम्पल होता था और इसको तोड़कर इसको इस कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट किया गया है, तो हमें वापस हमारा चाहिए। यहाँ पर जो पिटीशन जो इसके खिलाफ थे देवव्यापी मॉस्क की तरफ से जो बोल रहे थे टेम्पल की वजह से, वो बोल रहे थे कि नहीं, ये तो फाउंटेन का एक हिस्सा है। और खैर ऐसा कुछ केस होता है, अभी ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा हुआ, सर्वे हो रहा है, इसके बाद क्या रिजल्ट्स आएंगे हम उस पर बात करेंगे। अब जो केस आया है वो आया है इलाहाबाद कोर्ट में गया है और मथुरा में जो कृष्ण जन्मभूमि की बात यहाँ पर की जा रही है। कह रहे हैं कि यहाँ पे कृष्णा जी का एक टेम्पल था जिसकी जगह पर यहाँ पे शाही ईदगाह मस्जिद बनाई गई है। तो ये हो गया कृष्ण देवभूमि वर्सेस शाही ईदगाह मस्जिद। अब देखिए पिटीशन लिखी गई है 8 लोगों के द्वारा। इस पिटीशन के अंदर बात की गई है कि किस प्रकार 4 यहाँ पर प्रूफ है कि इस मस्जिद की जगह पर यहाँ पर एक हिंदू टेम्पल होता था और 1698 के अंदर इस टेम्पल को तोड़ दिया गया औरंगजेब के द्वारा और यहाँ पर बना दी गई ये मॉस्क। तो अब दोबारा यहाँ पर ये सर्वे किया जाए और ये लैंड जो कि उस समय पे नाइंसाफ़ी की गई थी, अब इन लोगों के साथ इंसाफ किया जाए, ऐसा पिटिशनर्स की मांग है। उन्होंने 4 यहाँ पर सबूत रखने की बात की है। पहला वो बोलते हैं कि क्यों ये मंदिर लगता है, क्योंकि इसके टॉप के ऊपर कलश रखा हुआ है। क्योंकि कलश जो था वो हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ हिंदू टेम्पल्स में होता था, तो बिल्कुल ये हिंदू जो टेम्पल्स है उनकी आर्किटेक्चर को दिखाता है। सेकंड यहाँ पे बोलते हैं कि इसके अंदर मेन गेट पे जब आप जाएंगे तो मेन गेट पर यहाँ पर एक हिंदू टेम्पल की क्लासिक आपको कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगी। वो है कि एक पिलर बना हुआ है जिसके ऊपर एक लोटस का ऊपर की तरफ बना हुआ लोटस बना हुआ, कुछ इस प्रकार से। तो ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू टेम्पल्स में ही होता था। थर्ड यहाँ पर प्रूफ बताया गया है कि तीसरे नंबर पे बात करें तो यहाँ पर आप मेन गेट में फिर से देखेंगे जो दीवारों के ऊपर तो शीशनाग की यहाँ पर इमेज दिखाई देगी। अब शीशनाग कौन थे? आई होप मोस्ट ऑफ द जो भी यहाँ पे होंगे मेरे पास बच्चे वो समझते होंगे, जो नहीं समझते हैं उनके लिए बता देती हूँ। शीशनाग होते थे जिनके ऊपर कृष्ण जी को आपने देखा होगा कि वो समुद्र में एक नाग के ऊपर खड़े हुए हैं जिसके बहुत सारे मुंह होते हैं, हेड होते हैं इस प्रकार से, और वो एक ही होता है, तो वो उसी को शीशनाग बोला जाता था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसे बेस हैं जिनके ऊपर हिंदू रीजनल रिलीजन जो है उसके सिंबल्स बनाए हुए हैं, तो पिलर्स के जो बेस है। तो ये सारी बातें पिटीशन के अंदर रखी गई और इस पिटीशन को फिलहाल के लिए एक्सेप्ट कर लिया गया है हाई कोर्ट जो है इलाहाबाद उनके द्वारा, और आगे इसके ऊपर क्या क्या इसमें इम्प्रूवमेंट होंगे हम आगे देखते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अब हम चलते हैं एडिटोरियल पेज पे और यहाँ पर लिखा गया है श्याम शरण द्वारा ये एक आर्टिकल, द नेचर ऑफ द फ्यूचर। श्याम शरण जो है वो हमारे फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। कहाँ पे इम्पोर्टेंट है? जीएस पेपर 3 में इम्पोर्टेंट है। जीएस पेपर 3 में भी जो आपका सब्जेक्ट होगा एनवायरनमेंट होगा, और एनवायरनमेंट सब्जेक्ट के अंदर भी टॉपिक होगा क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर लिखा गया है COP28 जो हो रहा है उसी के बारे में सवाल उठाए गए हैं। थोड़ी सी निराशा दिखाई गई है कि किस प्रकार ये जो COP28 है और ज़्यादा अच्छे से हो सकता था, कुछ और कंट्रीज और मान जाती तो फॉसिल फ्यूल का फेज आउट जैसे शब्दावली का इस्तेमाल करके ज़्यादा रिजल्ट फ्यूचर में निकाला जा सकता था, क्योंकि एक लास्ट उम्मीद थी कि 2050 तक जो 1.5 डिग्री का हम सोच रहे हैं कि टेम्परेचर को बढ़ने से रोका जाए किसी प्रकार, उसको रोकने की एक आखिरी प्रयास था जो ज़्यादा सफल यहाँ पर दिखाई नहीं दिया। काफ़ी कमी इनको इसमें दिखाई दी कि किस प्रकार से कंट्रीज़ ने यहाँ पर हामी नहीं भरी, और ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन इनके अकॉर्डिंग रही है। ये कहते हैं कि कैसे अभी हम जो क्लाइमेट चेंज है उसको टैकल करने में कहाँ पर खड़े हुए हैं। एसेंशली अगर बात किया जाए तो सर्वे वगैरह जो हो रहे हैं ह्यूमन
ह्यूमंस के ऊपर और अलग अलग जो स्पीशीज़ हैं उनके ऊपर अभी आगे क्या थ्रेट आने वाला है, ये सब के अकॉर्डिंग हम लोग कहाँ खड़े हैं। ऑथर जो है वो आईपीसीसी की रिपोर्ट की बात करते हैं, जो रिपोर्ट आई थी 2021 के अंदर, और इस रिपोर्ट ने अच्छे से ये बताया था कि आईपीसीसी जो क्या होता है, आईपीसीसी इंटर पैनल गवर्नमेंटल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, तो ये जब हुआ था तो यहाँ पर इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, तो इस रिपोर्ट ने साफ साफ बताया था कि किस प्रकार कितना ज़्यादा नुकसान किन किन कंट्रीज़ को देखने को पड़ेगा। ज़्यादातर उन कंट्रीज़ में जो साउथ एशियन जो कंट्रीज़ हैं उन्हीं का नाम यहाँ पर आया था, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया जैसे देश भी यहाँ पर थे। यहाँ पर बात की गई थी ह्यूमिडिटी की, यहाँ पर बात की गई थी एक्सपेरिमेंट की, लाइट बल्ब का एक्सपेरिमेंट इस रिपोर्ट में किया गया था, जो बता रहा था कि किस प्रकार से टेम्परेचर जो है वो 1.5 डिग्री को क्रॉस कर जाएगा। और इसके रिजल्ट तो हमारे पास 2023 में ही मिल चुके हैं, जो कि अब तक का सबसे गर्म दिवस माना गया है, तो सबसे गर्म साल इसको माना जा रहा है कि सबसे गर्म 2015 में जो साल था, जो कि अभी तक का रिकॉर्डेड हाईएस्ट वार्मेस्ट ईयर जिसको माना गया था, उसको इसने पीछे छोड़ दिया है। और जो 2015 के बाद पेरिस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ पे भी कुछ बनाए गए थे कि हम लोगों को फंड बनाने होंगे, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको फंड प्रोवाइड करने होंगे, जिनको ये सब कुछ झेलना पड़ेगा। उसके ऊपर भी अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया था। जितना लोग चाहते थे कि कम से कम साल के $800 बिलियन जो है फंड के रूप में मिलना चाहिए, वो मोस्टली यहाँ पर सिर्फ 29 बिलियन ही मिल पा रहे थे। ये रिपोर्ट्स का डाटा है कि कितना कम सोचा क्या गया था और रिजल्ट यहाँ पर क्या हुआ है। COP28 के अंदर हम लोग जानते हैं फिर से लॉस एंड फाउंड वाला यहाँ पर फंड बनाया गया है। इस फंड के अंदर अगर बात की जाए तो कहा जा रहा है कि जो भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको ये फंड से हेल्प की जाएगी डेवलप कंट्रीज़ के द्वारा। अभी तक इस फंड के अंदर लगभग $750 बिलियन से ज़्यादा अभी तक इकट्ठा हो गया है। पहले एक साल पहले ये बन चुका था, लेकिन तब तक इसमें एक भी रुपया यहाँ पर ऐड नहीं किया गया था। 500 बिलियन इधर दिए गए हैं दुबई की तरफ से, और अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं जैसे USA एंड UK 50 या 100 बिलियन वो लोग दे रहे हैं। तो इस प्रकार से फंड्स की बात हो रही है। यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि ये बात समझनी पड़ेगी कि ये जो आपका क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, ये कोई इकलौता यहाँ पर डिजास्टर का संकेत नहीं है। क्लाइमेट चेंज एक भाग है बायोलॉजिकल इकोलॉजिकल चेंज का। अगर इकोलॉजी यहाँ पर चेंज होगी, असर इकोलॉजी में होगा, तो हर स्पीशीज़ पे असर पड़ेगा, ह्यूमंस पे भी असर पड़ेगा। और जब स्पीशीज़ पे असर पड़ेगा तो हमें अपना पास्ट याद रखना चाहिए कि किस प्रकार से बहुत स्ट्रॉन्ग डायनासोर तक एक्सटिंक्ट हो गए, लुप्त हो गए इस ब्रह्मांड से। तो हम लोगों को भी इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि कैसे इकोलॉजी के बैलेंस को बना कर रखें। सभी लोग जो भी UPSC के एस्पिरेंट यहाँ पर है, उन्होंने एनवायरनमेंट पढ़ा होगा और वो लोग समझते होंगे इस बात को कि इकोलॉजिकल बैलेंस कितना ज़रूरी है, फूड वेब कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। फूड चेन की वजह से अगर एक आपके बीच में चेन टूट जाती है तो रिसोर्सेज के लिए ज़्यादा लड़ाई होती है, और उसी में बहुत सारी ऐसी स्पीशी हो जाती हैं जो ख़त्म हो जाती है, जो जीवित नहीं रह पाती हैं उस लड़ाई के अंदर। चलिए लास्ट आर्टिकल की तरफ आज हम बढ़ते हैं हमारे न्यूज़पेपर के, जो कि है इकोनॉमी के पेज की तरफ से, जो कि ऑब्वियसली होने वाला है GS पेपर 3 का भाग। और GS पेपर 3 के अंदर भी अगर हम देखें तो टॉपिक यहाँ पे होगा इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग। क्या बात की जा रही है, देखिए 2002 साल हो गए हैं, 2021 के अंदर यहाँ पर एक ड्राफ्ट पॉलिसी लेके आया गया था। वो ड्राफ्ट पॉलिसी जो थी उसको पार्लियामेंट के सामने रखा, हालांकि अभी तक वो ड्राफ्ट फेज में है क्योंकि उस पर और काम हो रहा है, और अभी उसको दोबारा से यहाँ पर कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में दिसंबर में फिर से रखा जाएगा। क्या ये ड्राफ्ट पॉलिसी है? PLI है। PLI क्या होता है? प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव। प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव का क्या मतलब है? यहाँ पर देखिए इंडियन गवर्नमेंट जो है वो बहुत मतलब तीसरी बार ऐसा हो रहा है कि अब ऐसी कोई ड्राफ्ट पॉलिसी यहाँ पे लाई गई है। लास्ट जो पॉलिसी लाई गई थी वो थी 1991 के अंदर, जहाँ पर ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया था हमारे जो उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे और उस समय के जो गवर्नर थे RBI के, यहाँ पर उन लोगों ने, दोनों ने मिलकर, जो कि मनमोहन सिंह थे, उन्होंने यहाँ पर इस सिचुएशन को जो एक समय पे इंडिया के सामने आई थी
की मिड हम बोल सकते हैं कि टर्म वो ऐसा क्राइसिस आया था, फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, उससे बचने के लिए इस एक स्कीम को लाया गया और अब ऐसा ही फिर से कुछ दोबारा किया जा रहा है। आज अगर हम डाटा देखें तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन का डाटा जीडीपी के अंदर सिर्फ 15% का है। गवर्नमेंट कह रही है कि हम इनिशिएटिव देंगे, हम आप लोगों को जगह देंगे, ऐसी पॉलिसी बनाई गई है, क्या क्या इसके अंदर है वो तो जब ये सामने आएगी अच्छे से तभी हम बता सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर इसका मेन मकसद क्या है तो उससे हम समझ सकते हैं कि कैसे गवर्नमेंट इनिशिएटिव दे के ये जो डाटा है 15 का इसको 25% तक लेके जाना चाहती है जीडीपी के अंदर। और इसीलिए उन्होंने एक ऐसी पॉलिसी को निर्माण किया है, एक ऐसी ड्राफ्ट को निर्माण किया है कि अगर वो पास हो जाती है तो वो इस तरीके से काम करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे एनालिस्ट हैं जिनका बोलना है कि ये कहीं ना कहीं एक इस तरीके की पॉलिसी होगी जो कि चाइना से अब कंपनियां जहां देश बाहर निकल रही हैं क्योंकि वहां का लेबर जो है वो उतना चीप नहीं रहा है, वहां की पॉलिसीज उतनी ठीक नहीं है कंपनीज के लिए और वो एक अल्टरनेटिव कंट्री ढूंढ रही हैं अपनी कंट्रीज को लगाने के लिए। इसमें से एक इंडिया भी आता है, तो ये शायद उनको अट्रैक्ट करने के लिए अच्छी ना रहे, तो उतना अच्छा नहीं हो सकता है क्योंकि गवर्नमेंट खुद से इनिशिएटिव दे रहा है अपने खुद के प्रोडक्ट्स को, अपने खुद के सिविलियंस को, तो कंपनी जो अलग से बाहर से आएंगी फिर वो उसमें वहाँ पे प्रोडक्शन करेंगी, मैन्युफैक्चरिंग करेंगी, खर्च करेंगी और लोगों को उनका सामान महंगा लगेगा, चीप नहीं लगेगा और इस वजह से वो उनके सामान को कम खरीदेंगे, तो इसीलिए थोड़ा सा अनअट्रैक्टिव हो सकता है उन कंपनीज के लिए। बस एक ये थोड़ी सी यहाँ पर समस्या है, अदरवाइज बोला जा रहा है कि हाँ शायद ये एक अच्छा ही इनिशिएटिव होने वाला है इंडिया के ग्रोथ के लिए, इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और इंडिया जो ग्रो कर रहा है जीडीपी को 7 पॉइंट समथिंग अराउंड अभी, वो एक बहुत ही अच्छी स्पीड है, उसी पे आगे हमें बढ़ते रहना चाहिए, काम करते रहना चाहिए। सो थैंक यू सो मच। यहीं पे आज हमारा आर्टिकल और न्यूज़पेपर दोनों ख़त्म हो जाते हैं और जो भी यहाँ पर बने हुए हैं आप सभी का दिल से धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।